जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? यस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम पूरी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी जीके और एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों चलिए फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता क्या है। दोस्तों बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है या स्टार्ट करने वाला है तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो क्या आती है कि बिजनेस मींस प्रॉफिट। मतलब बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। मतलब बिजनेस इसलिए कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। बट क्या ये बिजनेस का सोल मोटो हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज किसी भी बिजनेस का नहीं हो सकता है। दोस्तों शुरू में आपका काम क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। लेकिन एक ऐसा एंड आएगा जिस टाइम पे आपको प्रॉफिट नहीं, सोसाइटी को सर्विस देनी पड़ जाएगी और आप चाहोगे सोसाइटी को सर्विस देना। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पीछे मेन मोटो जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है। दोस्तों इसके पीछे कई सारी इमोशंस हो सकती है, कई सारी अटैचमेंट हो सकती है, कई सारी सर्विस की भावना भी हो सकती है कि वो लोगों को सर्विस देना चाहता हो। दोस्तों इसी चीज के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आता है। और ये मेरा मानना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 के अंदर में इन बिजनेस स्टडी क्लास 11। दोस्तों आइए वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 जिसका नाम है अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मार्केट में कंपटीशन के लिए रहने के लिए उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है? सर्वाइवल। और सर्वाइवल तभी संभव है जब उसके पास में क्या हो? प्रॉफिट हो। कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता अगर वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होगी। दोस्तों उसको पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से एक बच्चा सीए करता है, सीएस करता है, आईसीडब्ल्यूए करता है, वो सर्विस तो दे रहा है लेकिन उसका मोटो क्या है? उसका भी मोटो प्रॉफिट कमाना है। अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी बिजनेस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट गेन करना, ताकि वो मार्केट में क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइव। जब वो सर्वाइव कर लेता है देन सेकंड स्टेज प्रॉफिट का होता है। तो मैं मान के चलूंगा पहले स्टेप क्या हो जाएगी? उसकी सर्वाइवल हो जाएगी। पहले स्टेप उसके सर्वाइव करेगा और दूसरी स्टेप जो होगी उसके देन प्रॉफिट होगी, मतलब प्रॉफिट कमाएगा। एंड जो थर्ड स्टेजेस होगी दोस्तों तब जाके ग्रोथ की तरफ जाएगा। पहले तो भाई मार्केट में सर्वाइव करो, देन प्रॉफिट कमाओ, देन थर्ड स्टेज ग्रोथ करो। मतलब स्टेज वाइज वो काम को करेगा। और किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा दोस्तों बिल्कुल प्रॉफिट कमाना तो है ही है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों उसका नाम क्या है? मार्केट स्टैंडिंग। दोस्तों किसी भी मार्केट में अगर आप स्टैंड करना चाहते हो, किसी भी मार्केट में अगर कोई बिजनेसमैन स्टैंड करना चाहता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेकंड, मार्केट स्टैंडिंग। मतलब वो चाहता क्या है? मार्केट में स्टैंड करना। और इसके लिए उसे क्या फेस करना पड़ेगा? तो उसको फेस करना पड़ेगा कंपटीशन। दोस्तों अगर दो कंपनी है, अगर वो आपस में कंपटीशन को फेस नहीं करेगी, अगर वो फेस नहीं करेगा किसी कंपटीशन को, तो मार्केट से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें मेन चीज क्या है? कंपटीशन के अंदर में आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। और ब्रांड बिल्ड एक दिन में दोस्तों कभी भी नहीं होता है। अगर मैं रीबॉक के शूज की बात करता हूं तो रीबॉक के शूज जो है आज वो ब्रांड, लीडिंग ब्रांड बन चुके हैं। अगर आज बात करते हैं रीबॉक की तो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शूज आता है, जबकि ये आप लोगों के लिए बेल्ट भी बनाती है, लेदर के कई सारे आइटम्स बनाती है, वॉलेट बनाती है, कई सारे ये आइटम बना रही है। बट अगर हम रीबॉक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात जो आती है वो क्या आती है? सिर्फ और सिर्फ शूज आती है। और उसके अंदर में कौन से? स्पोर्ट्स शूज। लेदर के कौन खरीदता है? रीबॉक के नहीं खरीदता भैया। मार्केट के अंदर में इसकी सेल ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम है। तो दिमाग में रखने वाली बात क्या है? उसने अपना ब्रांड बिल्डअप किया है किसके अंदर में? स्पोर्ट्स शूज के अंदर में। तो मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रांड चाहिए। और ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, ब्रांड तब बनेगा जब आप रेगुलर रहेंगे किसके अंदर में? बिजनेस के अंदर में। और कंपटीशन को दोस्तों फेस करेंगे। कम रेट पे, कम प्राइसेस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना कंज्यूमर को, तभी जाके आप बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हैं और मार्केट में स्टैंडिंग कर सकते हैं, मार्केट में पोजीशन लेकर आ सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। देन थर्ड स्टेज इज इनोवेशन। दोस्तों इनोवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वह इनोवेशन है। इनोवेशन क्या होता है दोस्तों? अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और
आपने उस काम के अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करी तो आप धीरे धीरे करके मार्केट से वेनिश हो जाएंगे दोस्तों। ये बिल्कुल हर कंडीशंस में और हर बिजनेस के अंदर में आता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की तो आप ध्यान देंगे एजुकेशन पहले पेड़ की छांव के नीचे में सिखाया जाता था, फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि धीरे धीरे करके एक कागज के ऊपर में लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में क्या ब्लैक बोर्ड आ गया, देन व्हाइट बोर्ड आ गया, आज के टाइम पे क्या आ गया लैपटॉप्स वगैरह, फोन वगैरह, टैब वगैरह और स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गए। ये क्या चीज है? ये इनोवेशन है और कुछ नहीं है। आप लोगों को इनोवेट होना जरूरी है, नए आइडियाज आने जरूरी है। नए आइडिया आएंगे तभी जाके आप नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करोगे, इंप्लीमेंटेशन करोगे और तब जाके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो दोस्तों। तो जो बिजनेसमैन, जो ऑर्गेनाइजेशंस इनोवेशन के ऊपर में काम नहीं करता, जो इनोवेटिव नहीं है, जो न्यू आइडियाज नहीं लेकर आ रहा, जो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहा, वो मार्केट से दोस्तों बहुत जल्दी आउटडेटेड होने वाला, मार्केट से बाहर जाने वाला है दोस्तों। इसके पीछे रीजन क्या है? इनोवेशंस। जो कंपनी आज बड़ी बन रही है उसके मेन लीडिंग जो मेन रीजन जो है उसके पीछे में सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन है। जिस कंपनी के पास इनोवेशन है वही कंपनी दोस्तों बड़ी बन सकती है दोस्तों। 10 इयर्स भी मतलब अगर आप 10 साल पीछे की बात करते हैं, 2010 के अंदर हम चलते हैं, और क्या आप 2010 के अंदर में आप बताओ क्या किसी ने भी ओला कंपनी के बारे में सुना था? नहीं सुना था दोस्तों। ओला कंपनी मार्केट के अंदर में जब रिसेंटली आई तो इसने धूम मचा दी पूरी मार्केट के अंदर में। ये कंपनी, ओला कंपनी, यूबर कंपनी देश की बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है। इसकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है, बट ये क्या करिए सर्विस दे रही है और सबसे बड़ी रेंटल कंपनी बन चुकी है। कौन सी? यूबर कंपनी और ओला कंपनी। दोस्तों ये क्यों रीजन है, कैसे बन चुकी है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर बैठे आप कोई भी फूड आइटम मंगा सकते हो। इसने किसने पॉसिबल करा? यस, पॉसिबल करा जोमेटो ने। दोस्तों ये रीजन है किसके पीछे में? इनोवेशन का। देन थर्ड पॉइंट इज दैट इनोवेशन। देन फोर्थ पॉइंट के अंदर में आते हैं दोस्तों, वह है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, सामान। आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको किसको? रिसोर्सेज को। दोस्तों वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल है जो रॉ मटेरियल को कम यूज करे, मतलब मिनिमम रॉ मटेरियल में मैक्सिमम आउटपुट निकाले और वेस्टेज को कम करे। दोस्तों आपको मैंने 100 यूनिट दिया और 100 यूनिट में कहा कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, इस 100 से आपने प्रोडक्ट सिर्फ 80 यूनिट्स बना पाए, तो इसका मतलब मैं मान के चलूंगा 20 यूनिट जो है दोस्तों आप लोग की वेस्टफुल एक्टिविटीज में जा चुकी है। दोस्तों इसके अंदर में क्या है, मैं उसको अच्छा मानूंगा जो ये क्या करता है, 10 में से 90% इसको यूज कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब इसकी वेस्टेज ओनली 10% है। जो मिनिमम में वेस्टेज कर रहा है और मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है दोस्तों। तो इसमें क्या आता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन सामान का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना इसके अंदर में आता है दोस्तों। किसमें? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वह है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। दोस्तों प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन तभी इंक्रीज हो सकती है जब आप क्या करो, आप रॉ मटेरियल का भी अच्छा इस्तेमाल करो और लेबर का भी अच्छा इस्तेमाल करो। दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर दोस्तों आपके पास में बेस्ट मशीनरी है, बेस्ट मशीन है, तो उसके ऊपर में आप क्या चाहिए? लेबर को भी बेस्ट लगाओ। बेस्ट लेबर होने चाहिए। बेस्ट मशीन पे बेस्ट लेबर अगर लगेगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो अगर पुअर कॉम्बिनेशन हो जाए। अब पुअर कॉम्बिनेशन क्या होती है? आपके पास में दोस्तों मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया M1 और M2। M1 जो है बेस्ट मशीन है और M2 जो है वो नॉर्मली गुड मशीन में मान के चलता हूं। और यहां पे आपके पास में जो वर्कर है W1, ये वर्कर जो है बेस्ट है, और जो दूसरा वर्कर है W2 ये है दोस्तों गुड। अगर आप W2 को M1 पे और M2 को W1 पे लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? बेस्ट मशीनरी पे आपने नॉर्मल वर्कर लगा दिया और जो मशीनरी नॉर्मल है उससे बेस्ट वर्कर लगा दिया। दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन जो है गलत हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसे कहते हैं पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्ट। मतलब पुअर कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में? प्रोडक्ट के बीच में और दूसरी मशीनरी के बीच में, या फिर लेबर के बीच में, या फिर मशीनरी के बीच में, ये किसी के बीच में भी हो सकता है दोस्तों। इस वजह से क्या होगी? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके ऊपर में फोकस करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में एक टॉपिक लेकर आते हैं, आपके ये टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। 4 पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था, 5th पॉइंट आपका इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी था, देन 6th पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसे मैं मानता हूं दोस्तों वह वर्कर्स डेवलपमेंट। दोस्तों आप काम को कर तो रहे हो लेकिन वर्कर की डेवलपमेंट नहीं करिए। जिस कंपनी में, जिस फर्म में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर बिजनेसमैन अपने वर्कर्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप नॉर्मल सी बात को समझ के देखिए। अगर आप वर्कर को क्या कर रहे हो? वर्कर को कम सैलरी दे रहे हो, वर्कर को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रखा है वर्क करने के लिए, ऐसे कंडीशन पे क्या आपके वर्कर्स जो है आपके लिए लॉयल होंगे? नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो पाएगी तो आपके लिए कभी भी और आपके बिजनेस के लिए वो लॉयल नहीं हो सकता है। वह आपके बिजनेस को हमेशा क्या पहुंचाएगा? तो यस,
हमेशा वो बिजनेस को नुकसान ही पहुंचाएगा दोस्तों। तो लॉन्ग रन के अंदर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में दोस्तों पॉसिबल है। यही इसके अंदर में पॉइंट आता है क्या, वर्कर्स डेवलपमेंट। दोस्तों आपने क्या करा, प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद में आपका काम क्या बनता है कि वर्कर्स की एजुकेशन के लिए, वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए भी आप कुछ काम करें, ताकि अगर वर्कर्स डेवलप होंगे, वर्कर्स स्किल्ड होंगे। दोस्तों बता रखा है मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर में आप लोगों को क्या चीज कि लेबर की 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज इज कॉल्ड अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड का मतलब होता है वो लेबर जो कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। दूसरी है दोस्तों सेमी स्किल्ड लेबर। अब सेमी स्किल्ड का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, जिसको काम थोड़ा बहुत आता है, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। देन थर्ड स्टेज इज स्किल्ड लेबर। दोस्तों स्किल्ड लेबर क्या है, वो लेबर जो कि पूरा परफेक्ट है दोस्तों, मतलब ये कुशल कारीगर है, बिल्कुल कुशल कारीगर है। तो दोस्तों कैटेगरीज के अंदर में अगर आपके सेमी स्किल्ड लेबर है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, किस पे, उसके ट्रेनिंग्स पे, उसके डेवलपमेंट पे, तो दोस्तों वो सेमी स्किल्ड पे से स्किल्ड पे आ सकता है। और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी आप ट्रेनिंग देके सेमी स्किल्ड तक पहुंचाओगे दोस्तों। इससे किसको बेनिफिट होगा, इसको वर्कर्स का तो बेनिफिट होगा, क्योंकि वर्कर्स की डेवलपमेंट हो रही है, और साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में डेवलपमेंट जरूर होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा स्किल्ड लेबर होंगे तो वो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा करेंगे, किसके लिए, आपके लिए, और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और आपके फर्म और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं पार्ट मानता हूं इसका, तो वो क्या है, वर्कर्स डेवलपमेंट। वर्कर्स की डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके अंदर में, बिजनेस ऑब्जेक्ट इसका मेन ये है दोस्तों। देन 7th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अब दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती क्या है, पहले समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं जिसके अंदर में कई सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले हैं, वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल्स वगैरह वो काम करते हैं कि गरीब बच्चों को एक साथ बुलाया, उनको लैपटॉप्स वगैरह दे दिए, उनको क्लॉथ्स वगैरह दे दिए, उनको नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करवा दिया, उनको और चीजें प्रोवाइड कर दी, टैब दे दिए। ये सब चीजें वो क्यों दे रहे हैं, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। हर बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप ह्यूज अमाउंट कमा चुके हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हो, तो उसके बदले में थोड़ा सा सोसाइटी को भी देना। क्योंकि दोस्तों जो प्रॉफिट कमा रहे हो, किससे कमा रहे हैं, सोसाइटी से। अब सोसाइटी से कैसे कमा रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप ध्यान से समझिए, कोई भी बिजनेसमैन, जैसे अगर मैं लाइक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं रिलायंस इंडस्ट्री या फिर टाटा इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो इनके पास में जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहां से आ रहा है, तो रॉ मटेरियल आ रहा है सोसाइटी से। सोसाइटी का मतलब पूरी हमारी सोसाइटी। देन सेकंड ह्यूमन बीइंग्स, मतलब उनके पास में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वेजेस पर्सन हो, वह कहां से आ रहे हैं, वो भी सोसाइटी से आ रहे हैं दोस्तों। एक तो रॉ मटेरियल भी वहां से आया, और दूसरा वर्कर्स भी वहां से आए, और मशीनरी भी वही प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इन कंडीशंस पे जब सोसाइटी उनको दे रही है, तो उनका भी फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए भी वो कुछ करें। सोसाइटी के लिए वो हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, फ्री में बच्चों को सुविधाएं दे सकते हैं। ये दोस्तों पहले कहती है वॉलंटरी थी, आपकी मर्जी थी आप दो, बट आज के टाइम पे क्या चीज है, स्टैट्यूटरी बन चुकी है, मतलब क्या चीज, वैधानिक बन चुकी है। ये कानूनी तरीके से बना हुआ है कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा काम नहीं करती है, तो उनके पास में क्या है, उनके पास में इस तरीके से नोटिस आते हैं और उनको ये काम करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो क्या बन चुकी है, आज के टाइम पे ये नेसेसरी बन चुकी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यही टॉपिक है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हर कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सोसाइटी की वजह से बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, तो उनका एक रिस्पांसिबिलिटी है कि उसके बदले सोसाइटी को देना। दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो साफ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। दोस्तों इसमें कैंसर पेशेंट का इलाज होता है दोस्तों, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाटा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए इसका नाम है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। दोस्तों वे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जो अपने इलाज नहीं करवा पाते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक सेवा खोल के दी है लोगों के लिए, ताकि वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सके दोस्तों। ये रीजन क्यों है, इसके पीछे में मेन रीजन ये है क्योंकि हर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ये बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे दोस्तों। देन सेकंड टॉपिक्स पे आते हैं, जिसका नाम है क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला हमने पढ़ लिया जो कि इकोनॉमिकल है, जो पैसों से रिलेटेड है। अब वो पॉइंट जो कि पैसों से रिलेटेड नहीं है, ये भी बिजनेसमैन की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है दोस्तों। तो पहली करते हैं क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट द फेयर प्राइस। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे हाउस होल्ड आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस तरीके से कौन सी कंपनी एक्चुअल होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी होगी, पीएनजी प्रोडक्ट्स बनाती है, आईटीसी प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी कंपनी क्या कर रही है, हाउस होल्ड आइटम के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है।
तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि क्वालिटी गुड होनी चाहिए और सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए इन्हें फेयर प्राइस। अब बात आती है व्हाट इज फेयर प्राइस। फेयर प्राइस वो प्राइस होती है जो कि लोगों को सही लगे, लोगों की कैपेसिटी के अंदर में हो, लोग उसको परचेज कर सके, दैट इज कॉल्ड द फेयर प्राइस। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या हो गया कि बिजनेसमैन की पहले क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वह ऐसा प्रोडक्ट बनाए, वो गुड्स बनाए जो कि अच्छी क्वालिटी की हो और फेयर प्राइस के अंदर में, ताकि कोई भी पर्सन उसको इजीली परचेज कर सके दोस्तों। देन सेकंड आते हैं एविडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस। इस टाइप से एंटी सोशल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट ना बनाना जिससे हमारी सोसाइटी को हार्मफुल हो, हमारी सोसाइटी को उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो और हमारी सोसाइटी के लिए वो डेंजरस हो दोस्तों। ये भी इसके अंदर में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी, अगर फैक्ट्री लगती है तो बताइए फैक्ट्री वाले क्या जहां से आ रहे हैं, मानो गुजरात से कोई कंपनी आई और यहाँ पे आके फैक्ट्री लगा रही है, मुंबई के अंदर में आके फैक्ट्री लगा रही है, फरीदाबाद में फैक्ट्री लगा रही है, दिल्ली में फैक्ट्री लगा रही है, तो ध्यान से समझिए क्या वो दिल्ली में अगर फैक्ट्री लगा रही है तो क्या वो बाहर से वर्कर लेकर आएगी दिल्ली के अंदर में? तो नहीं, वो बाहर से वर्कर नहीं लेकर आएगी। वो क्या काम करेगी, वहीं के सराउंडिंग जो वर्कर है उनको क्या देगी, काम देगी। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये जो नोएडा था NOIDA, नोएडा क्या था, वो था इसलिए नोएडा को बसाया गया था, इसलिए नोएडा बना था ताकि यहां पे क्या हो सके, दिल्ली से आने वाले लोग नोएडा में डेवलपमेंट हो सकते हैं और यहां पे जा सकता फैक्ट्री लगाई गई थी। और मैंने अपनी वीडियो में नोएडा के ऊपर में पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी कि नोएडा किस लिए बना। तो इसका नाम रखा गया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ओखला के अंदर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री को निकाल के नोएडा की डेवलपमेंट करेगी, नोएडा के अंदर में डाला गया। नोएडा एक प्लेस का नाम है जो कि क्या है, नोएडा के फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि वहां पे जा सकता विकास हो सके और लोग जो यूपी और बिहार साइड के आ रहे हैं वहीं पे जा सकता बसे और उसका भी डेवलपमेंट हो दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत छोटा है और वहां पे इतनी गैदरिंग कलेक्ट नहीं हो सकती है, इसलिए उसके सराउंडिंग्स में, उसके सराउंडिंग्स के अंदर में बनाया गया, किसको दोस्तों, नोएडा को बनाया गया। अगर ऐसी फैक्ट्रीज जो नोएडा में लग रही है या समथिंग कहीं भी लग रही है तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, मतलब लोगों को क्या मिलेगी दोस्तों, जॉब्स मिलेगी। अगर कोई फैक्ट्री खुलती है तो वहां 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्कर्स को क्या मिलता है दोस्तों, यस, जॉब मिलता है। देन सेकंड लास्ट टॉपिक इज द एम्प्लॉय वेलफेयर। दोस्तों एम्प्लॉय का वेलफेयर होना जरूरी है। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कई सारे क्या काम करते हैं, वो फंड्स बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा EWF फंड बनता है, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स। ये क्या करती है, कंपनीज क्रिएट करती है ताकि एम्प्लॉय की क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, एम्प्लॉय को कोई चीज देनी है, एम्प्लॉय वेलफेयर अगर बना दिया उन्होंने फंड और बाद में उन्होंने क्या किया, लैपटॉप इकट्ठा परचेज करा और जाके क्या कर दिया, सही बच्चों में बांट दिया। वो बच्चे जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास में बिलो द पॉवर्टी लेवल की बात कर रहा हूं, BPL का मतलब है BPL, इट मींस बिलो द पॉवर्टी लेवल, मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से जो बच्चे नीचे हैं उनको क्या कर दिया, फ्री में लैपटॉप्स दे दिया। ये क्या है, इंप्लॉय के वेलफेयर के लिए दोस्तों काम किया है। उसका मतलब कम्युनिटी सर्विसेज, और सर्विसेज इस तरीके से ना पूरी कम्युनिटी को, मतलब कि पूरी सोसाइटी को, ताकि हर किसी को दोस्तों क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के बाद में सराउंडिंग्स आपने देखा है वो क्या कर रहा है, नई इनोवेशन लेके आ रहा है, मार्केट में स्टैंड हो रहा है, वर्कर्स की डेवलपमेंट कर रहा है, सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीजें बना के दे रही है। कौन, बिजनेसमैन बना के दे रहा है। तो बिजनेसमैन के मेन ऑब्जेक्टिव्स के अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेसमैन के ये सारे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दोस्तों। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन तीनों के बारे में, और डिटेल में और सारे भी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में दोस्तों मैं इन सबको आप लोगों के लिए डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अब आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर में क्या रोल होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, मतलब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर में दोस्तों। बिल्कुल, दिस इज द फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फॉर्च्यून है, बिजनेस का जान है, बिजनेस का फॉर्च्यून का मतलब, अगर इस फॉर्च्यून का मैं निकाल लेता हूं तो बिजनेस में कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से मैं मान के चलता हूं कि अगर आपकी बॉडी में से अगर मैं ब्लड को निकाल लूं तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचता, इसी तरीके से कोई भी बिजनेस के अंदर में अगर प्रॉफिट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो बिजनेस नहीं हो सकता और बिजनेस कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहां से, यस, मार्केट से। दोस्तों आता है पहला पॉइंट, फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉन्ग सर्वाइवल करने के लिए, मार्केट के अंदर में स्टेबल रहने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यस, पैसा है, फाइनेंस है। फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस कुछ भी नहीं है दोस्तों। फाइनेंस मैनेजमेंट का टॉपिक जो है, फाइनेंस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है, वो आपको क्लास 12 के अंदर में सेकंड बुक के अंदर में डिस्कस करने को मिलेगा, ब्रीफ के अंदर में, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में, जो कि क्लास 12 के अंदर में आप देख भी सकते हैं। बट मैं आशा करता हूं कि आप जब 12th में आएंगे तब इस वीडियोस को देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आता है, फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए, लंबे समय तक
बिजनेस के अंदर में बने रहने के लिए और लंबे समय तक मार्केट में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी आउटडेटेड होने वाले हो। दोस्तों सेकंड पॉइंट, फॉर द रैपिड ग्रोथ, अगर आप चाहते हो रैपिड ग्रोथ करना, व्हाट इज रैपिड? रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से। दोस्तों अगर आप बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हो तो भी आपको प्रॉफिट मोटिव रहना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट मोटिव नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकते। दोस्तों पहले आप प्रॉफिट कमाएंगे, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, पहले आपको सर्वाइव करना है, मार्केट में सर्वाइवल ढूंढिए, देन सेकंड स्टेज आप प्रॉफिट ढूंढिए, देन थर्ड स्टेज ग्रोथ ढूंढिए। ग्रोथ होने के बाद में आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। जब आपकी ग्रो होगी, बिजनेस ग्रो ही नहीं होगा तो सोसाइटी के लिए क्या करेगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक बीज को लीजिए और मिट्टी के अंदर में डाल दीजिए। मिट्टी के अंदर में आपने एक बीज को डाल दिया, अब बीज जो है वो आप लोग का सर्वाइवल है, वो कोशिश कर रहा है क्या? मिट्टी को तोड़ के, मिट्टी को रोंद के ऊपर तक निकले, यहां से वो बेचारा निकला पौधा, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। हर बिजनेस में इसी तरीके से वो क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। देन सेकंड स्टेज के अंदर में दोस्तों क्या कर रहा है? वो बन गया पौधा। सेकंड स्टेज के अंदर में वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का थर्ड स्टेज के अंदर में वो बन गया पेड़। पेड़ बनने के बाद में वो क्या कर रहा है? अब ये दोस्तों ग्रोथ के चांस है, मतलब ये ग्रोथ है। तो दोस्तों किस स्टेज पे एक बिजनेसमैन लोगों की हेल्प करेगा? किस स्टेज पे वो सोसाइटी की हेल्प करेगा? क्या वो इनिशियल स्टेज पे, मतलब कि सर्वाइवल स्टेज पे करेगा, प्रॉफिट स्टेज पे करेगा, या फिर थर्ड स्टेज ग्रोथ पे करेगा? तो हम कहेंगे ग्रोथ पे करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो आम लगते हैं वो पेड़ पे लगते हैं दोस्तों, वो कभी भी पौधे में नहीं लगते और रूट्स में नहीं लगते हैं। तो दोस्तों जिस टाइम पे यहाँ पे कैसे मैंगो लग सकता है? यहां नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, यहां लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? आम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। देन आगे चलते हैं हम, सेकंड टॉपिक्स आपको बता दिया, फॉर द रैपिड ग्रोथ, मतलब रैपिड ग्रोथ होगा ही होगा। देन थर्ड आता है दोस्तों फॉर द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा और कम टाइम पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको दोस्तों? यस, प्रॉफिट को कमा सको। दोस्तों लास्ट टॉपिक, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि प्रेस्टीज का मतलब आप लोग का इस तरीके से मार्केट में प्रेस्टीज बने, मार्केट में एक पहचान बने, ब्रांड बने और लोग आपको क्या रिकॉग्नाइज कर सके, लोग आपको पहचान सके, ब्रांड के नेम से आपको जान सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए दोस्तों इतना ही आप लोगों के लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए और नेक्स्ट चैप्टर को लेते हुए। दोस्तों आई होप आपने वीडियोस पूरी तरीके से देखी और समझी है प्रॉपरली। दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर में भी आप बता सकते हैं दोस्तों। और हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।